इस BL सीरीज़ का नाम है आई टोल्ड सनसेट अबाउट यू और ये कहानी दो चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स की है जिसमें इनकी लव स्टोरी दिखाई गई है। स्टोरी के फर्स्ट मेन रोल का नाम है ओ ह्याओ और स्टोरी के सेकंड मेन रोल का नाम है ते। कहानी की शुरुआत होती है जहां देखते हैं ते एक एक्टिंग के फैकल्टी में एडमिशन्स के लिए ऑडिशन दे रहा था क्योंकि उसे एक्टिंग पसंद थी और वो एक्टिंग को अपना करियर बनाना चाहता था। ऑडिशन के फॉर्म पे ते ने ये लिखा था कि वो अपने एक दोस्त को दिखाना चाहता है कि वो इस रोल को कितना अच्छे से निभा सकता है। ते के इस परफॉर्मेंस से जजेस इम्प्रेस होते हैं। वो ते से कहते हैं कि तुमने अपने एडमिशन फॉर्म पे लिखा है कि तुम अपने एक दोस्त को दिखाना चाहते हो कि तुम ये रोल कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि तुम ये मान लो कि तुम ये ऑडिशन पास हो गए, तो इसके बाद जब तुम अपने उस दोस्त से मिलोगे तो तुम उसे क्या कहना चाहोगे। ते कहता है कि वो अपने उस दोस्त को थैंक यू कहना चाहेगा और कहता है कि कहीं ना कहीं उसके यहाँ तक पहुँचने के पीछे उसके दोस्त का भी हाथ है। ऑडिशंस के बाद ते ओ ह्याओ को वहाँ से गुजरते हुए देखता है। तभी स्टोरी जाती है आज से कई साल पीछे ओ ह्याओ और ते के बचपन में वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और ज़्यादातर वो अपना समय एक साथ बिताते थे। ते बचपन से ही एक्टिंग में बहुत इंटरेस्टेड था। एक चाइनीज़ ड्रामा जो कि ते का बहुत फेवरेट था, उसमें जो मेन रोल होता है जिसका नाम होता है योंग जियान, ते उसका बहुत बड़ा फ़ैन होता है। ते अक्सर अपने दोस्तों से कहता था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो भी योंग जियान की तरह हीरो बनेगा और वो भी एक दिन ड्रामा में मेन रोल करेगा। योंग जियान को देख कर ही ते के अंदर एक्टिंग का पैशन आया था। कहा जा सकता है कि योंग जियान ते के लिए एक आइडल था। ते योंगजियान के कैरेक्टर को इतना पसंद करता था कि वो हमेशा अपने फ्री समय में ओ ह्याओ के साथ योंगजियान बनने की एक्टिंग करता था। चाइनीज़ न्यू ईयर आने वाला था और इस चाइनीज़ न्यू ईयर पे उनके स्कूल ने ये डिसाइड किया था कि उनके स्कूल में एक चाइनीज़ ड्रामा प्ले किया जाएगा और ये वही ड्रामा था जो कि ते का फेवरेट था, जिसका नाम होता है स्वॉर्ड ओवर द मून। ते बहुत खुश होता है क्योंकि ये तो उसका फेवरेट ड्रामा था। टीचर स्टूडेंट्स को बताती हैं कि उन्होंने मेन रोल का नाम पहले ही सोच रखा है कि कौन इसका मेन रोल बनेगा। टीचर ओ ह्याओ को कहती हैं इस ड्रामा का मेन रोल प्ले करने के लिए। ये सुनकर ते थोड़ा सा निराश होता है और साथ में ओ ह्याओ भी परेशान होता है। टीचर ओ ह्याओ से पूछती हैं कि तुम इस रोल को प्ले करना चाहते हो ना। ओ ह्याओ ते की ओर देखने लगता है। तभी ते ओ ह्याओ को कहता है हाँ कहने के लिए। चाहे ये ते का फेवरेट रोल था लेकिन ये रोल उसे नहीं मिला। इसके बावजूद भी ते खुश था क्योंकि उसे इस बात की खुशी थी कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसके फेवरेट रोल को प्ले कर रहा है। इस ड्रामा की प्रैक्टिस में ते ओ ह्याओ की बहुत हेल्प करता है, फिर चाहे वो एक्टिंग में हो या फिर डायलॉग याद करने के मैटर में हो। दिन होता है चाइनीज़ न्यू ईयर का, जहाँ देखते हैं कि ड्रामा के स्टार्ट होने से पहले ते अच्छे से ओ ह्याओ को उस ड्रामा के डायलॉग्स को याद करवा रहा था ताकि स्टेज पे कोई गलती ना हो। मतलब जितनी मेहनत इस ड्रामा को प्ले करने के लिए ओ ह्याओ कर रहा था उतनी मेहनत ते भी कर रहा था ताकि ओ ह्याओ अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाए। ओ ह्याओ का प्ले चालू होता है और वो बहुत अच्छे से प्ले करता है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि ते अपने दोस्त को प्ले करता हुआ देखकर बहुत खुश होता है, बहुत प्राउड फील करता है। ओ ह्याओ का ये परफॉर्मेंस पूरा होता है और इस प्ले के बाद ओ ह्याओ ते से मिलता है। ओ ह्याओ के परफॉर्मेंस के लिए सबने उसकी बहुत तारीफ़ की और वो ये सब बातें ते को बता रहा था। बातों ही बातों में ओ ह्याओ ते से कहता है कि अब उसे भी एक्टिंग अच्छी लगने लगी है, अब वो भी चाहता है कि वो भी एक अच्छा एक्टर बने। ओ ह्याओ की ये बात सुनकर ते के मन में डाउट आता है और वो ओ ह्याओ से पूछता है कि अगर तुम्हें एक्टिंग पहले से ही पसंद थी तो तुमने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया। ओ ह्याओ कहता है कि पहले एक्टिंग को लेकर वो श्योर नहीं था लेकिन अब वो श्योर हो चुका है कि वो एक एक्टर बनना चाहता है। ते कहता है कि तुम्हारी बातें सुनकर अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुमने जानबूझकर मुझसे ये रोल चुराया है, और कहता है कि तुम हमेशा से ही एक एक्टर बनना चाहते थे लेकिन तुमने इस बात को मुझसे छुपा के रखा और जब तुम्हें मौका मिला तो तुमने मुझसे मेरा फेवरेट रोल चुरा लिया। ओ ह्याओ कहता है कि मैं कभी इस रोल को प्ले नहीं करना चाहता था, आखिर में तुम्ही ने मुझसे कहा था इस रोल के लिए हाँ कहने के लिए। ते कहता है कि उस समय ये नहीं पता था कि तुम्हारे इरादे क्या है, वो नहीं जानता था कि तुम भी सीक्रेटली एक एक्टर बनना चाहते हो। इसी बात को लेकर ओ ह्याओ और ते के बीच में काफ़ी लंबी बहस होती है जिस दौरान वो एक दूसरे को बहुत कड़वी बातें बोल देते हैं और दोनों ही एक दूसरे की बातों से बहुत हर्ट होते हैं और यहाँ से ही इन दोनों की दोस्ती टूट जाती है और इसके बाद ये दोबारा कभी आपस में बात नहीं करते हैं। सीन आता है प्रेजेंट टाइम में वापस। ते की माँ अपने घर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है। ते का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है हुन। ते की फैमिली एक मिक्स फैमिली है, थाई और चाइनीज़। प्रेजेंट टाइम में ते की एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है तान। तान को ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है और ये उसका पैशन है जिससे वो अपना करियर बनाना चाहती है।
ते तान को पसंद करता है और बातों ही बातों में मजाक करता रहता है उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए। तान कहती है कि उसे अभी रिलेशनशिप के मैटर में नहीं पड़ना है, उसे अपने करियर पे फोकस करना है। वो ते को कहती है कि अगर इस बीच तुम्हें कोई और भी पसंद आ जाता है तो तुम उसे चुन सकते हो, तुम मेरे भरोसे मत बैठे रहना। ते कहता है कि उसे कोई जल्दबाजी नहीं है, वो तान का इंतज़ार करेगा। ते ने एक चाइनीज़ क्लास ज्वाइन किया है क्योंकि वो जिस फैकल्टी में एडमिशन लेना चाहता है उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करने के लिए चाइनीज़ सब्जेक्ट पास करना बहुत ज़रूरी है। ते के दोस्त मजाक करते हुए ते से कहते हैं कि तुम्हें ये क्लास ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारी मम्मी भी तो चाइनीज़ हैं, उनसे कहते वो तुम्हें सिखा देती। ते कहता है कि वो मेरी माँ है, कोई टीचर नहीं है। ते जब क्लास के अंदर जाता है तो वो वहाँ ओ ह्याओ से मिलता है, उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड। बचपन के उस लड़ाई के बाद ओ ह्याओ और ते एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए थे। कई सालों बाद आज पहली बार वो एक दूसरे के सामने आए, लेकिन यहाँ पर भी ओ ह्याओ और ते ने आपस में कोई बात नहीं की। टीचर अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि कौन किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, तो यहाँ देखते हैं कि ओ ह्याओ और ते दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। क्लास के पहले ही दिन टीचर अपने स्टूडेंट्स का एक टेस्ट लेते हैं जो कि 30 नंबर का होता है, वो ये जानने के लिए कि किसकी चाइनीज़ कितनी बेहतर है, इनका बेसिक अभी कितना है। इसमें ते के 29 नंबर आ जाते हैं और वो धीरे से ओ ह्याओ के मार्क्स भी चेक करता है, लेकिन ओ ह्याओ के मार्क्स बहुत कम थे, उसे सिर्फ 30 में से 9 नंबर मिला था। तभी वहाँ पर ओ ह्याओ आ जाता है। ओ ह्याओ के वहाँ पर आते ही ते वहाँ से चुपचाप चला जाता है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। ते तान से मिलता है और वो ओ ह्याओ के बारे में उसको बताता है और कहता है कि ओ ह्याओ अब उसका राइवल बन चुका है। तान कहती है कि देखा जाए तो अच्छा ही हुआ, ओ ह्याओ यहाँ पर तुम्हें पुश करने के लिए आया है, उसके आने से तुम्हारा और ज़्यादा ध्यान लगेगा पढ़ाई में और तुम और ज़्यादा मेहनत करोगे। तान ते को अपने ड्राइंग के बारे में बताने लगती है और कहती है कि उसने डिसाइड किया है कि वो सुबह 4 बजे उठ के ड्राइंग की प्रैक्टिस किया करेगी। ते कहता है कि तुम इतना बिजी रहोगी तो हम आपस में बात कैसे कर पाएंगे। तान कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही बात करनी है तो तुम भी सुबह 4 बजे उठ जाया करना मुझे कंपनी देने के लिए। ते कहता है कि उससे ये नहीं हो पाएगा और कहता है कि अपना काम तुम खुद ही देख लो। ते ओ ह्याओ के इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक करता है और देखता है कि ओ ह्याओ काफ़ी पॉपुलर होता है, उसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स थे। ते ओ ह्याओ की एक फ़ोटो देखता है जिसमें ओ ह्याओ काफ़ी कूल लग रहा था और उस फ़ोटो पे उसे बहुत सारे लाइक्स भी मिले हुए थे और उसके दोस्त ने कमेंट किया था कि तुम किसी फेमस एक्टर की तरह दिख रहे हो। ते ओ ह्याओ से खुद को कंपेयर करने लग जाता है। ओ ह्याओ की तरह कूल दिखने के लिए अगली सुबह ते उसकी कॉपी करता है, अपने बालों में जेल लगाता है। ते ओ ह्याओ की तरह ही बिल्कुल उसी के स्टाइल में फ़ोटोज़ भी क्लिक करता है इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए। ते उन फ़ोटोज़ में से सिलेक्ट करने की कोशिश करता है कि उसे कौन सी फ़ोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी चाहिए। तभी वो ओ ह्याओ की ओर देखने लगता है और ना जाने उसके मन में क्या आता है कि वो फ़ोटोज़ पोस्ट नहीं करता है। ओ ह्याओ ते के इस अजीब बिहेवियर को नोट कर रहा था। तभी टीचर ते से पूछते हैं कि आज तुमने हैंडसम तरीके से अपने बाल बना रखे हैं, कोई ख़ास बात है क्या? और वो कहते हैं कि तुम्हारा ये हेयर स्टाइल तुम्हारे दोस्त ओ ह्याओ से मैच कर रहा है। ते उन्हें बताता है कि उसे एक फ़ोटो शूट करना था, इसलिए उसने ऐसा हेयर स्टाइल किया। इस बात से ते का मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। ते और ओ ह्याओ का फ्रेंड ग्रुप एक ही था क्योंकि वो सभी बचपन के दोस्त थे, एक दूसरे को जानते थे, इसलिए ओ ह्याओ और ते एक ही साथ बैठे हुए थे एक ही ग्रुप में। उस दौरान ओ ह्याओ देखता है कि ते उसे एक टक देखे जा रहा था। तभी ओ ह्याओ अपने दोस्त बास की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम चाइनीज़ में कितने अच्छे हो, तुम्हारे 30 में से 30 पूरे नंबर आ गए। ते को लगता है कि ओ ह्याओ उसे सुनाने के लिए ऐसा कह रहा है ताकि वो ते को नीचा दिखा सके। तभी बास सभी दोस्तों को बताता है कि ओ ह्याओ एक चाइनीज़ ड्रामा प्ले का क्लब खोलने वाला है। तभी ते ओ ह्याओ को ताना मारता है उसी बचपन के चाइनीज़ प्ले वाले बात को लेकर, जहां उसे ऐसा लगा था कि ओ ह्याओ ने उसका रोल चुराया है। इसी बात को लेकर इन दोनों की बहस हो जाती है, जहाँ ते ओ ह्याओ को कहता है कि तुम कभी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाओगे क्योंकि तुम्हारे नंबर बहुत कम है, तुम तो पास भी नहीं हो सकते हो। इस बात को सुनकर ओ ह्याओ को बहुत बुरा लगता है और ते को भी अपने इस बिहेवियर पे थोड़ा बुरा लगता है, गिल्टी फील होता है। बास ओ ह्याओ को समझाता है और शांत कराता है और आज के समय का बास ओ ह्याओ का बेस्ट फ्रेंड है जो कि ओ ह्याओ के हर वक्त साथ रहता है, फिर चाहे वो अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो। ओ ह्याओ के पेरेंट्स ओ ह्याओ से पूछते हैं कि तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा। ओ ह्याओ कहता है कि उसके अनुसार तो उसका एग्जाम ठीक रहा। उसके पापा पूछते हैं कि क्या तुम पास हो सकते हो इस एग्जाम में। ओ ह्याओ कहता है कि वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा और वो कहता है कि वो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का कोई भी चांस गंवाना नहीं चाहता है।
ते और उसके फ्रेंड्स ने जो डायरेक्ट एडमिशन का एग्ज़ाम दिया था, आज उसके रिज़ल्ट का दिन था। सभी रिज़ल्ट आने का इंतज़ार कर रहे थे। सभी पास हो जाते हैं, लेकिन ओ ह्याओ पास नहीं हो पाता है। ते को ओ ह्याओ की फ़िक्र होने लगती है। ते ओ ह्याओ के पास जाता है, लेकिन ओ ह्याओ ते से कोई बात नहीं करना चाहता था। ओ ह्याओ उस समय बहुत रो रहा था। ओ ह्याओ ते से कहता है कि मैं इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाया। तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना, तुम यही चाहते थे कि मैं इस एग्ज़ाम को पास ना कर पाऊँ, है ना? ओ ह्याओ को रोते हुए देखकर ते भी इमोशनल हो जाता है। ओ ह्याओ ते से कहता है खुद से दूर रहने के लिए। ते ओ ह्याओ से उस जगह पे मिलता है जहाँ उन्होंने अपने बचपन का ढेर सारा समय बिताया है। ओ ह्याओ कहता है कि वो अभी किसी से बात नहीं करना चाहता, वो अकेला रहना चाहता है। ते ओ ह्याओ से माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि उस दिन जो कुछ भी उसने गलती से कह दिया था, उसके लिए वो गिल्टी फील कर रहा है। और ते उन पुरानी बातों के लिए जो कुछ बचपन में हुआ था, उनके लिए भी ओ ह्याओ से माफ़ी मांगता है। ओ ह्याओ भी बहुत इमोशनल हो जाता है और वो ते को माफ़ कर देता है। ओ ह्याओ और ते अपने दोस्तों के साथ अपने बचपन वाले फेवरेट स्पॉट पे जाते हैं, जहाँ वो पानी में एंजॉय करते हैं। ते की नज़र पड़ती है ओ ह्याओ पे। देखता है कि ओ ह्याओ अकेला शांत बैठा हुआ था। ते ओ ह्याओ के पास जाता है। ते और ओ ह्याओ के बीच अभी भी बहुत ऑकवर्डनेस थी। उस ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए ते ओ ह्याओ से बात करना चालू करता है। ओ ह्याओ ते से पूछता है कि पहले कभी तुमने मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? ते कहता है कि वो बात तो करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि वो बात क्या करे और कैसे बात शुरू करे। ते कहता है कि तुमने भी तो मुझसे कभी बात नहीं की थी पहले। ओ ह्याओ कहता है कि अगर मैंने तुमसे बात शुरू नहीं की, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझसे कभी बात करोगे ही नहीं। ते बताता है कि उसने कितनी ही बार मैसेज टाइप किया था ओ ह्याओ को सेंड करने के लिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाती थी सेंड बटन पे क्लिक कर पाने की। ओ ह्याओ अपनी भी गलती मानता है और ते से सॉरी कहता है अपनी गलतियों के लिए। ते कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं ही बस थोड़ा सा सेल्फिश हो गया था। ते और ओ ह्याओ अपने बचपन की सारी गलतफहमियां यहाँ पर दूर कर लेते हैं। ते ओ ह्याओ को कहता है कि तुम्हारा भी उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज़रूर होगा। ते कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास 3 महीने हैं तैयारी करने के लिए, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में 3 महीने बाद एक और एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला था। ओ ह्याओ कहता है कि वो पूरी मेहनत करेगा इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। इन सब बातों के बीच ते इमोशनल हो जाता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि ते ओ ह्याओ की कितनी केयर करता है। अगले दिन ते ओ ह्याओ को अपनी सारी बुक्स और नोट्स दे देता है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि वो तो एग्ज़ाम पास कर चुका था, अब उसे इन सब बुक्स की ज़रूरत नहीं थी। ते ओ ह्याओ से कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें चाइनीज़ भी पढ़ा सकता हूँ। ये बात सुनकर ओ ह्याओ थोड़ा सा हैरान होता है। ते कहता है कि अगर मैंने तुम्हें ट्यूशन पढ़ाना चालू किया, तो इसी बहाने हम ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे। और कहता है कि क्या पता हम फिर से बेस्ट फ्रेंड बन जाए पहले की तरह। ओ ह्याओ भी ते की बात मान जाता है। ओ ह्याओ आज ते के घर पढ़ने के लिए आने वाला था। ते बहुत ही बेसब्री से ओ ह्याओ का इंतज़ार कर रहा था। ओ ह्याओ ते के घर आता है पढ़ाई करने के लिए। ते की माँ भी ओ ह्याओ को पहले से ही जानती थी और वो इस बात को जानकर खुश थी कि ओ ह्याओ और ते दोबारा से फ्रेंड्स बन चुके हैं। ओ ह्याओ और ते एक साथ पढ़ाई करते हैं। उस दौरान ते ओ ह्याओ को अपनी पुरानी नोटबुक देता है, जिस पे वो चाइनीज़ हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस किया करता था। ओ ह्याओ कहता है कि वो तो इतनी प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि चाइनीज़ लिखकर उसके हाथ थक जाते हैं। ते कहता है कि अगर एग्ज़ाम पास करना है तो तुम्हें तो ये प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, और बताता है कि उसने भी इस पे बहुत प्रैक्टिस की है। और तो और कई बार ऐसा होता था कि उसके दिमाग में कई चीज़ें आती थी जो कि वो लोगों को बताना नहीं चाहता था या सिर्फ कहना नहीं चाहता था, तो वो उन चीज़ों को चाइनीज़ में लिखने की प्रैक्टिस किया करता था और उस चीज़ को लिखकर वो पूरा पेज भर देता था। तभी ओहियो उस नोटबुक में देखता है कि ते ने चाइनीज़ में राइवल लिखा था और उसी वर्ड को लिख लिख के उसने 2 पन्ने भर रखे थे। ओहियो पूछता है कि कहीं तुमने ये मेरे बारे में तो नहीं लिखा ना? ते कहता है कि उसने ये किसी के बारे में नहीं लिखा है, वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था, और वो ओहियो से वो नोटबुक छीनने की कोशिश करता है। ते ओहियो को चाइनीज़ के फ्लैश कार्ड देता है जो कि उसने बनाए थे चाइनीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए, और उसने ऐसे 1200 फ्लैश कार्ड बना रखे थे और वो सभी फ्लैश कार्ड को ओहियो को दे देता है। ओहियो और ते अपनी पुरानी बातों को भूलकर फिर से एक दूसरे के क्लोज हो रहे थे। ते ओहियो को घर जाने के लिए बोट तक छोड़कर जाता है, क्योंकि ओहियो अपने घर जाने के लिए बोट का इस्तेमाल करता था, क्योंकि उसका घर उस नदी के दूसरी ओर था। ते देखता है कि अपने इंस्टाग्राम पे ओहियो ने ते की स्टोरी शेयर की थी। ये देखकर ते खुश होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच चीज़ें फिर से सही होने लगी थी। ते और तान एक साथ थे। तान ते को शाम की ड्राइंग की प्रैक्टिस के दौरान अपने साथ चलने के लिए कहती है।
तभी उसे याद आता है कि शाम को तो ते ने ओह्याओ को ट्यूशन भी पढ़ाना होता है। तभी ते कहता है कि तुम्हारे लिए मैं ओह्याओ की क्लास को पोस्टपोन कर सकता हूँ। बातों बातों में ते की नज़र पड़ती है तान की शर्ट पे, जिसका एक बटन खुला हुआ था, और ते उस समय ऑकवर्ड फील करने लग जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो तान को कैसे बताए। ते तान को उसके शर्ट की ओर इशारा करता है। तान जब देखती है कि उसके शर्ट का बटन खुला था तो वो पैनिक हो जाती है और वो अपने शर्ट के बटन को बंद करती है। ते कहता है कि उसकी नज़र गलती से वहाँ पड़ी थी, उसने जानबूझकर नहीं देखा। और ये जो मोमेंट था ते और तान के लिए एक फ़नी मोमेंट था, कोई सीरियस नहीं था। ते तान के साथ जाता है जहाँ पर तान ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रही थी, और उस दौरान ते ओह्याओ की स्टोरी देखता है, और वो स्टोरी ते के घर की थी। जैसे ही ते को पता लगता है कि ओह्याओ उसके घर पहुँच चुका है, ते तान से कहता है कि अब उसे जाना होगा क्योंकि ओह्याओ उसके घर पहुँच चुका है और इसका इंतज़ार कर रहा है। और ये कहकर ते वहाँ से चला जाता है। ते घर पहुंचता है जहां वो ओह्याओ की हेल्प करता है चाइनीज़ वर्ड्स याद करने में, और ये सिलसिला उनका चलता रहता है। और ऐसे ही हर दिन वो एक साथ पढ़ाई करते और ते ओह्याओ की पूरी हेल्प करता था चाइनीज़ वर्ड्स याद करने में। ओह्याओ को एक आदत थी, वो भी बचपन से, इसे आदत को हो या समस्या, कि उसकी पीठ में अचानक से खुजली होने लगती थी, लेकिन उसका हाथ तो उसकी पीठ तक अच्छे से पहुंच नहीं पाता था, तो ते उसकी पीठ खुजाने में उसकी हेल्प करता था। ओह्याओ और ते रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर उनके दोस्त भी थे। ते उनको देखकर पहले तो खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने दोस्तों से यहाँ पर इत्तेफाक से मिला है, लेकिन ओह्याओ बताता है कि उसने इन सब दोस्तों को भी यहाँ पर इनवाइट किया था। ये सुनकर ते की मुस्कुराहट गायब हो जाती है, और उस दौरान पूरे समय ते उदास सा चेहरा लेकर बैठा रहा। ओह्याओ की नज़र ते पे पड़ती है। ते वहाँ से उठकर वॉशरूम के लिए चला जाता है और ते के पीछे ओह्याओ भी चला जाता है। ओह्याओ ते से पूछता है कि क्या हुआ है, तुम उदास क्यों लग रहे हो। ते कहता है हुआ कुछ भी नहीं है। उसने ये सोचा था कि ये दोनों यहाँ पर चाइनीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पर इतने सारे दोस्त भी होंगे। ओह्याओ कहता है कि इसमें अपसेट होने वाली क्या बात है, वो तो हम अभी भी कर सकते हैं। ते कहता है कि तुम अपने इतने सारे दोस्तों के बीच पढ़ाई पर फोकस कर पाओगे क्या। ओह्याओ ते से पूछता है कि तुम इसी वजह से उदास हो ना, कोई और तो वजह नहीं है ना। ते कहता है कि तुमने अपना मुझे एक सीक्रेट बताया था और मुझे मना किया था किसी और को बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो तुमने खुद ही सबको बता दिया। और ओह्याओ का वो सीक्रेट ये था कि ओह्याओ ने कभी भी किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया है और ना ही उसका कोई पार्टनर रहा है। ओह्याओ कहता है कि इसमें बड़ी बात क्या है, तुम भी मेरे दोस्त हो और वो भी मेरे दोस्त हैं। ते कहता है पता नहीं अभी उसे क्या हुआ है, लेकिन वो अभी यहाँ से जाना चाहता है। ते ओह्याओ से मिलने के लिए ओह्याओ के स्कूल चला जाता है, और वो भी ओह्याओ के स्कूल यूनिफॉर्म में। ते ओह्याओ से कहता है कि उसे कोई बात करनी है। ओह्याओ कहता है कि ऐसी भी क्या बात करनी थी कि तुम थोड़ा इंतज़ार नहीं कर सके। ते उसे बताता है कि उसे बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आई थी जब ओह्याओ ने उसे ये कहा था कि उसके बाकी के दोस्त भी ते के जैसे ही हैं। ते कहता है कि उसे पता नहीं लग रहा है कि वो अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्लेन करे, लेकिन वो ओह्याओ की नज़र में बाकियों के बराबर नहीं रहना चाहता है। वो ओह्याओ का क्लोज फ्रेंड बनना चाहता है। ओह्याओ कहता है कि बस इतनी सी बात थी, मुझे लगा ना जाने क्या ही हो गया है। ओह्याओ कहता है कि चलो ठीक है, तुम मेरे क्लोज फ्रेंड हो। और वो ते को एक ऐसा सीक्रेट बताता है जो कि अभी तक उसने किसी को नहीं बताया, और वो बताता है कि वो बास को पसंद करता है। ये बात सुनकर ते बहुत ही एक्साइटेड होता है और खुश होता है, और इसके बाद वो भी ओह्याओ को अपना सीक्रेट बताता है कि तान को वो पसंद करता है, और वो ओह्याओ को तान की फ़ोटो दिखाता है। ते के मन में जो नाराज़गी और उदासी आई थी वो यहाँ पर दूर हो जाती है, क्योंकि ये दोनों अब एक दूसरे के फिर से बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। सभी दोस्त एक साथ लंच कर रहे थे। उस दौरान ते ओह्याओ को मैसेज करता है और कहता है कि अगर तुम्हें जानना है कि बास भी तुम्हें पसंद करता है या नहीं, इसके लिए तुम बास को टच करो, और अगर जब बास तुम्हारे टच को रिजेक्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि वो भी तुम्हें पसंद करता है। ते के कहे अनुसार ओह्याओ बास को टच करने की कोशिश करता है अपने एल्बो से, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उस समय वो नर्वस फील कर रहा था और वो अपने फ्रेंड्स के बीच बैठा हुआ था। अगले सीन में सभी दोस्त एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। ते ओह्याओ को कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ ये जानने में कि बास तुम्हें पसंद करता है या नहीं करता है, बस तुम उसके चेहरे पे, उसके एक्सप्रेशंस पे ध्यान रखना। और ते सबके सामने कहता है कि वो ओह्याओ को पसंद करता है और वो कोई मजाक नहीं कर रहा है। ये बात सुनकर सभी तो हैरान हो ही जाते हैं, लेकिन इसके साथ ओह्याओ भी हैरान हो जाता है। तभी ओह्याओ बास की ओर देखता है तो बास उस समय उदास हो जाता है। यहाँ पर ओह्याओ को पता लग जाता है कि बास भी उसे पसंद करता है। तभी ते कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम लोग भी कितनी जल्दी बातों को मान जाते हो।
बास ओहयो को संडे वाले दिन अपने साथ चलने के लिए कहता है और कहता है कि उस दिन हम एक साथ समय बिताएंगे और मैं तुम्हें ट्यूशन भी पढ़ा दूंगा। कहने को तो ते ओहयो के लिए खुश था, लेकिन ओहयो और बास के बीच जब भी इंटरेक्शन होता था उस समय ते के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता था। वो थोड़ा सा जेलस फील करने लग जाता था। अगले सीन में ते ओहयो को अपने और तारन के बारे में बताता है कि उनके बीच आजकल क्या चल रहा है। ते की बातें जब ओहयो सुन रहा था तब उसके चेहरे पे कोई खुशी वाला एक्सप्रेशन नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पे एक सीरियस एक्सप्रेशन था। इसके बाद ओहयो भी ते को बास के बारे में बताने लगता है और उसकी तारीफ़ें करने लगता है। बास की तारीफ़ें सुनकर ते के भी चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। ते ओहयो को कहता है कि अगर तुम संडे को बास के साथ जा ही रहे हो तो तुम ध्यान रखना कि तुम्हारा पूरा फोकस पढ़ाई पे हो, और कहता है कि बाद में मुझे ये ना पता लगे कि तुम वहाँ पर सिर्फ बास के साथ टाइम वेस्ट कर रहे थे। ओहयो प्रॉमिस करता है कि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, पढ़ाई पे फोकस करेगा। संडे वाले दिन ओहयो और बास मिलते हैं और पढ़ाई करते हैं एक साथ। वहीं दूसरी ओर ते भी तान के साथ समय बिता रहा था। उस समय चाहे ते तान के साथ था, लेकिन उसका ध्यान वहाँ पर नहीं था। वो ओहयो के बारे में सोच रहा था। ते उस दौरान इंस्टाग्राम पे ओहयो की स्टोरी चेक करता है जो कि बास के साथ थी। ये देख कर ते थोड़ा सा अजीब फील करता है। कुछ देर बाद ओहयो ते को एक फ़ोटो सेंड करता है जिसमें बास और उसके जो घुटने हैं एक दूसरे को टच कर रहे थे। ओहयो ने ये मैसेज भी किया था कि बास ने मेरे टच को रिजेक्ट नहीं किया, इसका मतलब ये है कि बास भी मुझे पसंद करता है। ये देखकर ते का चेहरा अजीब सा बन जाता है। ते भी तान के फ़ोटो के साथ एक स्टोरी लगाता है जिसपे उसने ये लिखा था कि आज के बाद हर दोपहर मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा। और इसके बाद वो चेक करता है कि ओहयो ने उसकी स्टोरी देखी या नहीं देखी। तभी तान उसकी स्टोरी देखती है और कहती है कि हर दोपहर तुम मेरे साथ कैसे बिता सकते हो, तुम्हें ओहयो को ट्यूशन भी तो पढ़ाना होता है ना। ते कहता है कि जब भी मैं फ्री हुआ उस समय तुम्हारे साथ मैं टाइम स्पेंड करूँगा। और इसके बाद देखते हैं कि ते को अचानक से ना जाने क्या होने लग जाता है। वो तान के करीब जाने लगता है। तभी तान भी अचानक से ते को किस कर लेती है। घर आने के बाद ते फिर से चेक करता है कि ओहयो ने उसकी स्टोरी देखी या नहीं देखी, लेकिन ओहयो ने उसकी स्टोरी अभी भी नहीं देखी थी। ते जब चाइनीज़ क्लास में जाता है उस समय वो ओहयो को इग्नोर करता है। ओहयो समझ नहीं पाता है कि अचानक से आखिर ते को क्या हो गया। और सिर्फ यही नहीं, ते पूरा दिन ओहयो को इग्नोर करता है। ते सबसे बातें कर रहा था, लेकिन सिर्फ वो ओहयो से बातें नहीं कर रहा था। ओहयो के जाने के बाद ओहयो को सेंड करने के लिए ते मैसेज टाइप करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस मैसेज को सेंड कर पाता उसका फ़ोन ऑफ हो जाता है। ओहयो जब बोट में चढ़ता है तब देखता है कि ते वहाँ पर पहले से ही बैठा हुआ था, लेकिन वहाँ पर भी वो एक दूसरे से कोई बात नहीं करते हैं। दोनों अलग अलग जगह बैठे हुए थे। लास्ट में ओहयो को ही ते के पास जाना पड़ता है और वो ते के पास बैठ जाता है। और इसके बाद ते जैसे तैसे बात चालू करता है और ओहयो से वही चाइनीज़ फ्लैश कार्ड मांगता है। ओहयो ते को फ्लैश कार्ड देता है। ते ओहयो को चाइनीज़ वर्ड्स गेस करने के लिए कहता है। ते ओहयो को कहता है कि मैं तुमसे इसलिए नाराज़ हूँ क्योंकि तुमने जो प्रॉमिस किया था उसे निभाया नहीं। ओहयो ते को अपनी नोटबुक दिखाते हुए कहता है कि उसने जो प्रॉमिस किया था उसे पूरा भी किया। उसने वहाँ पर पढ़ाई पे भी फोकस किया था। ओहयो ते को कहता है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ ना पसंद आ रही है, अगर तुम्हें किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो तुम मुझे साफ साफ कह सकते हो। तुम ऐसे बीच में नाराज़ हो जाते हो और मुझे कन्फ्यूज़न में डाल देते हो। ते ओहयो को सॉरी कहता है और इसके बाद ते और ओहयो अपनी अपनी स्टोरी एक दूसरे से शेयर करते हैं कि आज का दिन उनका कैसा रहा। ते ओहयो को बताता है कि उसने और तार ने किस किया, और इसके बाद वो फिर से एक दूसरे के साथ मजाक करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। तभी ते ओहयो के बालों को स्मेल करता है और पूछता है कि तुम्हारे बालों से ये कैसा स्मेल आ रहा है। ओहयो कहता है कि ये कोकोनट का स्मेल है, वही जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ते को हमेशा से ही कोकोनट सेंट पसंद नहीं था, लेकिन आज वो कोकोनट के स्मेल की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा था। तभी ते का बड़ा भाई ते को कहता है कि वो 10 दिनों के लिए जापान जा रहा है और वो जब लौटेगा तो अपने साथ किसी दोस्त को लेकर आएगा। तो वो ते को घर का ध्यान रखने के लिए कहता है और घर का साफ सफाई रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जब उसकी दोस्त आए तो घर अस्त व्यस्त पड़ा हो। ओहयो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाता है कि वो पढ़ाई करने के लिए 4 बजे उठेगा। ओहयो की स्टोरी को बास और ते ने देखा था। सुबह 4 बजे अलार्म बजता है और ते भी ओहयो को कॉल करता है। ओहयो ते से पूछता है कि इतनी सुबह सुबह तुमने किस काम के लिए कॉल किया है। ते बताता है कि उसने कल ओहयो की स्टोरी देखी थी कि वो 4 बजे उठने वाला है पढ़ाई के लिए, इसलिए उसने ओहयो को कॉल किया है ताकि वो ओहयो को सुबह सुबह जगा सके। ओहयो पढ़ाई करना चालू करता है। ते भी दोबारा से नहीं सोता है। वो जाग कर ओहयो को कंपनी देता है पढ़ाई करने में।
ते ओह्याओ और उनके दोस्तों ने ये डिसाइड किया था कि आने वाले शनिवार को वो ओह्याओ के रिजॉर्ट पे जाएंगे और वहाँ टाइम स्पेंड करेंगे, वहीं पढ़ाई करेंगे। और यही बात ते तान को बता रहा था कि वो इस शनिवार तान से नहीं मिल पाएगा। जैसे तैसे करके ते तान को मना लेता है और परमिशन मांग लेता है ओह्याओ और बाकियों के साथ ओह्याओ के रिजॉर्ट पे जाने के लिए। लेकिन तान ते से कहती है कि वो एक ही शर्त पे, जैसे ही तुम रिजॉर्ट से वापस आओगे तो मैं उसी दिन मुझसे मिलने आना होगा। ते तान की ये बात मान जाता है। ते तान को बताता है कि उसे अभी नींद आ रही है, वो बाद में बात करेगा। तान ते से कहती है कि तुम्हें अभी नींद क्यों आ रही है, पूरी रात तुमने क्या किया। ते बताता है कि आज सुबह वो जल्दी उठा था ओह्याओ का पढ़ाई में साथ देने के लिए। तान ते को कहती है कि उस दिन जब मैं ड्राइंग प्रैक्टिस के लिए उठने के लिए कह रही थी 4 बजे, उस दिन तो तुम उठे नहीं मेरा साथ देने के लिए, लेकिन तुम अपने ओह्याओ दोस्त के लिए बड़ा जल्दी उठ गए। ते कहता है कि पढ़ाई में ओह्याओ का साथ देने के लिए मैं उठा क्योंकि मैं तो ओह्याओ को चाइनीज़ सिखाता हूँ। और कहता है कि लेकिन तुम तो ड्राइंग की प्रैक्टिस करती ना सुबह 4 बजे उठ के, तो मैं तुम्हारे साथ उठ के तुम्हारी क्या ही हेल्प कर देता। ते कॉल कट करने से पहले तान को कहता है कि अपना ध्यान रखना और कहता है कि घर पहुंचकर मुझे मैसेज करना मत भूलना कि तुम ठीक से पहुंच गई। ओह्याओ ते को चिढ़ाते हुए कहता है कि बड़ी केयरिंग हो रहे हो और कह रहे हो कि घर पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना, ऐसा क्यों। ते कहता है वो इसलिए क्योंकि मुझे उसकी फ़िक्र होती है कि वो घर अच्छे से पहुंची या नहीं पहुंची। क्लास खत्म होने के बाद ओह्याओ चला जाता है बास के साथ। उस दौरान देखते हैं कि ते ओह्याओ को मैसेज करता है और कहता है कि घर पहुंचकर मुझे मैसेज करना मत भूलना। ये मैसेज पढ़ के ओह्याओ थोड़ा खुश होता है। अगले दिन सभी दोस्त ओह्याओ के रिजॉर्ट पे पहुंचते हैं। ओह्याओ और ते साइड बाय साइड बैठे हुए थे। उस दौरान ओह्याओ का जो घुटना है ते के घुटने से टच कर रहा था और ओह्याओ नोट करता है कि ते भी अपने पैर को साइड नहीं करता है और इस बात पे ओह्याओ खुश होता है। तभी ते को तान का कॉल आ जाता है। ते तान के साथ बातें करने में बिजी हो जाता है और उस दौरान ओह्याओ थोड़ा सा अपसेट और जेलस दिख रहा था। सभी दोस्त रिजॉर्ट के अंदर आते हैं और वो अपने अपने लिए रूम चूज करने लगते हैं। ओह्याओ कहता है कि वो बास के साथ रूम शेयर करेगा और इसके बाद वो बास के साथ चला जाता है। उस दौरान देखते हैं कि ते जेलस फील करता है। ते अपने सभी दोस्तों का टेस्ट लेता है। उन टेस्ट पेपर्स को चेक करने के बाद ते सबको मार्क्स बताता है और इस बार ओह्याओ ने काफ़ी इम्प्रूव किया था। उसके 59 मार्क्स आए थे। सुबह 4 बजे ओह्याओ का अलार्म बजता है। ओह्याओ उठता है और उस समय बास सो रहा था, तो ओह्याओ बास को किस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उसके अंदर से फीलिंग नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद बास भी जाग जाता है और वो ओह्याओ से कहता है कि अगले चाइनीज़ न्यू ईयर पे हम दोनों अपना समय एक साथ बिताएंगे। ये सुनकर ओह्याओ सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि वो अपने साथ बाकी के दोस्तों को भी इनवाइट कर लेगा। उस समय तो बास कहता है ठीक है, लेकिन बास इस बात से खुश नहीं था क्योंकि वो ओह्याओ के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता था। ते भी सुबह सुबह जग चुका था और इसके बाद देखते हैं कि धीरे धीरे बाकी के फ्रेंड्स भी जाग जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तभी ते कहता है कि वो बीच साइड जा रहा है वॉक करने के लिए। ते के साथ ओह्याओ भी बाहर आ जाता है और वो एक साथ बीच पे घूमने लगते हैं और अपना टाइम बिताते हैं। ओह्याओ ते के साथ बास के बारे में बात करने लगता है। वो कहता है कि पहले उसे बास के लिए जैसा फील होता था अब वो ऐसा नहीं होता है और बताता है कि पहले बास के आसपास रहने से उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगती थी, उसे एक्साइटमेंट फील होता था, लेकिन अब उसे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। ते ओह्याओ से पूछने लगता है कि कहीं तुम मुझसे बोर तो नहीं हो गए ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई और पसंद आने लग गया हो। ये सुनकर ओह्याओ खामोश हो जाता है और ओह्याओ की इस खामोशी को ते समझ जाता है और पूछने लग जाता है कि कौन है वो जिसे तुम पसंद करने लगे हो। ओह्याओ कहता है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि तुम जानते हो कि वो कौन है। ते को यहाँ ये भी समझ आ जाता है कि ओह्याओ ते की ही बात कर रहा है। ते ओह्याओ से पूछता है कि तुम्हें ये कब पता लगा कि तुम मुझे पसंद करते हो। ओह्याओ कहता है कि वो खुद भी नहीं जानता इसके बारे में। ओह्याओ साथ में ये भी कहता है कि वो ये भी जानता है कि ते के अंदर भी ओह्याओ के लिए फीलिंग्स हैं। ये बात सुनकर ते थोड़ा हैरान होता है। ओह्याओ ते से पूछता है कि तुम्हें कब मेरे लिए फीलिंग्स आनी शुरू हुई थी। ते भी यही जवाब देता है कि वो भी नहीं जानता और कहता है कि मैं हमेशा से ही तुम्हारी क्लोज रहना चाहता था। इसे ओह्याओ और ते का इनडायरेक्ट इजहार कहा जा सकता है। रिजॉर्ट से आने के बाद ते तान को मैसेज करता है और लिखता है कि आज मैं काफी थक चुका हूँ तो आज मैं तुमसे नहीं मिल सकता, मैं फिर किसी और दिन तुमसे मिलूंगा। ये बात सुनकर तान अपसेट फील करती है और यहाँ देखते हैं कि तान के अंदर भी ते के लिए फीलिंग्स आनी चालू हो चुकी थी। दूसरी ओर देखते हैं कि ते अपने इमोशंस को लेकर कंफ्यूज था। वो ओह्याओ की स्टोरी चेक करता है। ते ओह्याओ के प्रति बहुत ही स्ट्रेंज इमोशंस फील करता है। ते ओह्याओ से इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा था कि वो उस अट्रैक्शन में ओह्याओ की चीज़ों को स्मेल करने लगता है
और उस दौरान वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। ते ओ ह्याओ से मिलता है और उस दौरान भी उसका बिहेवियर कुछ अजीब ही था। इस बार वो ज़्यादा टची हो रहा था। ओ ह्याओ को ते थोड़ा सा कंफ्यूज नज़र आता है। ओ ह्याओ को ऐसा लगता है कि उसके और ते के बीच में जो रिसोर्ट पे बात हुई थी उसी बात को लेकर ते थोड़ा टेंशन में है। ओ ह्याओ ते से कहता है कि तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है और कहता है कि चीज़ें जैसा अभी चल रही हैं उन्हें वैसा ही चलने देते हैं। समय के साथ तुम्हारी कन्फ्यूज़न का भी तुम्हें जवाब मिल ही जाएगा। और कहता है कि अभी के लिए इस चीज़ को हम एक दूसरे के साथ सीक्रेट रखते हैं। ते आज का पूरा दिन ओ ह्याओ के साथ घूमते हुए बिता देता है, जबकि उसने तान को कहा था कि वो आज थका हुआ महसूस कर रहा है। ओ ह्याओ और ते सनसेट का व्यू देखने के लिए जाते हैं एक साथ, लेकिन वहाँ पर उनके पहुँचते ही सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है। ओ ह्याओ कहता है कि सनसेट का व्यू देखने के लिए हम इतनी दूर भागते हुए आए, लेकिन यहाँ पर तो सूरज ही गायब हो गया। ते ओ ह्याओ से कहता है कि जिस दिन तुमने यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लिया, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ उस छोटी पहाड़ी तक जाऊँगा और वहाँ से हम सनसेट का व्यू एंजॉय करेंगे। ओ ह्याओ कहता है कि देख लो, तुमने अब प्रॉमिस कर लिया है तो तुम्हें ये भूलना नहीं है। और इसके बाद ओ ह्याओ और ते एक सेल्फी खींचते हैं एक साथ इस प्रॉमिस के रिमाइंडर के लिए, और ओ ह्याओ इसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता है। ओ ह्याओ और ते एक साथ बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। बातें करते करते ते और ओ ह्याओ को पता भी नहीं लगता है कि वो कितना सारा समय वहाँ पर बिता देते हैं और अब अंधेरा होने को चल दिया था। उन बातों के बीच एक ऐसे गाने का भी जिक्र आता है जो कि वो बचपन में सुना करते थे। ओ ह्याओ उस गाने को गा रहा था, लेकिन उसे उसका मतलब नहीं पता था क्योंकि वो सॉन्ग चाइनीज़ में था। ते उस गाने को ट्रांसलेट करके ओ ह्याओ को बताता है, और वो जो गाना था एक रोमांटिक सॉन्ग था। और उस दौरान ओ ह्याओ और ते के बीच रोमांटिक टेंशन बढ़ने लगता है। ओ ह्याओ और ते घर वापस आ जाते हैं और उस दौरान वो दोनों एक दूसरे की ओर काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहे थे। ओ ह्याओ और ते ने पहली बार ऐसे एक दूसरे को रोमांटिकली टच करने की हिम्मत की थी। तभी वहाँ पर ते की माँ आती है और अपनी माँ को देखकर ते वहाँ से दूर हो जाता है। वो ओ ह्याओ को आज रात यहीं रुक जाने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि वैसे भी ते का बड़ा भाई हुन यहाँ पर नहीं है, तो ते का रूम अक्सर खाली ही रहता है। ते चाइनीज़ में मेल प्रोटोगोनिस्ट लिखने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी ओ ह्याओ ते से पूछने लगता है कि अगर किसी ड्रामा में फीमेल मेन रोल ना हो बल्कि दोनों मेन रोल मेल ही हो तो क्या ऐसा चलेगा, और पूछता है कि अगर ऐसा हुआ तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना। ते को समझ आ रहा था कि ओ ह्याओ किसकी बात कर रहा है। ते ओ ह्याओ की पीठ को सहलाने लगता है जैसा कि अक्सर वो बचपन में किया करता था, लेकिन इस बार इन दोनों के बीच जो फीलिंग्स थी वो अलग थी। इस बार ये एक नॉर्मल एक्शन नहीं रह गया था, बल्कि पीठ सहलाते सहलाते ते सेड्यूस्ड फील करने लगता है और इसी अट्रैक्शन में वो काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। तभी ते को कुछ रियलाइज़ होता है और ते रुक जाता है। ओ ह्याओ ते को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी ते इसको अवॉइड करता है और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। ओ ह्याओ यहाँ पर डिसअपॉइंटेड फील करता है। अगले दिन ते और ओ ह्याओ दोबारा मिलते हैं और वहाँ उन दोनों के बीच बहुत ऑकवर्डनेस थी। ते उस ऑकवर्डनेस को दूर करने की कोशिश करता है। हुन जापान से वापस आता है और वो अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आया था। सभी एक साथ डिनर करते हैं। हुन की गर्लफ्रेंड को देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती हैं और वो हुन से कहती हैं कि तुमने मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है, और साथ ही वो हुन की फैमिली अपने नाती पोते की बात करने लगती है। अपनी माँ का ये रिएक्शन देखकर ते के मन में गिल्ट आने लगता है क्योंकि ते लड़कियों को पसंद नहीं करता है और उसे डर है कि जब उसकी माँ को ये बात पता लगेगा तो उसकी माँ डिसअपॉइंटेड फील करेगी। ते की माँ कहती है कि हुन ने तो मुझे अपने होने वाली बहू से मिलवा दिया है, तुम कब मिलवा रहे हो, और कहती है कि अगर तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड है तो मुझसे मिलने उसे भी लेकर आओ कभी। तभी हुन अपनी माँ को बताने लगता है कि ते की भी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है तान। ये बात सुनकर ओ ह्याओ अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। ते ओ ह्याओ को बोट तक छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में ओ ह्याओ ते से पूछता है कि तुम्हारे और तान के बीच चीज़ें कैसी चल रही हैं। ते बताता है कि सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, पहले की तरह। इस पर ओ ह्याओ थोड़ा सा निराश महसूस करता है। तभी ते ओ ह्याओ से पूछता है कि तुम्हारे और बास के बीच चीज़ें कैसी चल रही हैं। तो ओ ह्याओ भी बताता है कि उन दोनों के बीच भी चीज़ें अभी ठीक चल रही हैं। ओ ह्याओ और ते दोनों एक दूसरे को किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो खुलकर इजहार भी नहीं कर पाते हैं। ओ ह्याओ सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई कर रहा था, लेकिन आज ते ने उसे कॉल या मैसेज नहीं किया था। ओ ह्याओ ते के बारे में सोच रहा था कि ते ने अभी तक मैसेज क्यों नहीं किया। ओ ह्याओ खुद ही ते को मैसेज करता है और पूछता है क्या हुआ, आज तुम जगे नहीं। ते पहले से ही जग चुका था, लेकिन आज उसने ओ ह्याओ को कॉल या मैसेज नहीं किया और ना ही उसने ओ ह्याओ के मैसेज का कोई जवाब दिया। ते तान के साथ बैठा हुआ था जब तान ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उस समय उसका पूरा ध्यान ओ ह्याओ पर ही था।
तान एक फ्लावर ड्रॉ करती है और वो ते को कहती है कि अपनी पसंद से इस फ्लावर में कोई भी कलर कर दो। इसके बाद तान ऐसा बिहेव करने लगती है कि वो ते का ध्यान खींच सके अपनी तरफ। दरअसल तान ने आज ऐसा टॉप पहन रखा था जिसमें कि उसका अंडरगारमेंट साफ साफ पता चल रहा था। तान ने जानबूझकर ऐसा कपड़ा पहना था ताकि वो ते का ध्यान खींच सके। तान के अंडरगारमेंट पे वही फ्लावर बना था जो कि उसने ड्रॉ किया था, लेकिन ये फ्लावर पर्पल कलर में था। तान ये उम्मीद कर रही थी कि ते ने ये नोट किया होगा और वो उस फ्लावर में पर्पल कलर भरेगा, लेकिन ते उस फ्लावर में रेड कलर भर देता है जो कि उस फ्लावर का नेचुरल कलर है। तभी तान को ये रियलाइज़ होता है कि ते उसे नोट नहीं कर रहा था और उसे अपना ये बिहेवियर थोड़ा बेवकूफ़ाना लगता है। और तान इस बात से हर्ट फील भी कर रही थी कि ते अब उस पर उतना ध्यान नहीं देता है और वो ते से शिकायतें करने लगती है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से ते तान पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। उसका पूरा फोकस ओ ह्याओ पे ही रहता था। तान ते से पूछती है, तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो या नहीं? ते तान का जवाब नहीं दे पाता है और वो कहता है कि उसे भी नहीं पता कि आजकल वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तान ते से वहाँ से चले जाने के लिए कहती है क्योंकि वो अपना पूरा ध्यान ड्राइंग प्रैक्टिस पे लगाना चाहती है। ते ओ ह्याओ को आज के ट्यूशन के लिए अपने घर पे ना बुलाकर एक रेस्टोरेंट में आने के लिए कहता है। ओ ह्याओ पूछता है कि आज तुम घर पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, तुम मुझे इस रेस्टोरेंट में क्यों लेकर आए हो? ते कहता है कि घर में पढ़ाना कंफर्टेबल फील नहीं होगा क्योंकि घर में बहुत लोग हैं और इस वजह से तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर भी नहीं जाएगा। तभी ओ ह्याओ ते को कहने लगता है कि अगर तुम्हारा मन सुबह 4 बजे उठने का नहीं करता तो तुम रहने दे सकते हो, और कहता है कि अगर तुम ये भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर पे ना आऊँ तो तुम मुझे सीधा सीधा बता सकते हो, और कहता है कम से कम तुम मेरे मैसेजेस का जवाब तो दे ही सकते हो ना। ते कहता है कि हर दिन तुम्हारे मैसेज का जवाब देना ज़रूरी है क्या? तभी ओ ह्याओ कहता है कि हमेशा से तो ऐसा ही चलता आया है ना। तभी ते थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहता है कि मेरी लाइफ में और भी बहुत से काम है तुम्हारे मैसेज का जवाब देने के अलावा। तो इस पर ओ ह्याओ कहता है कि जब मैंने तुम्हें मैसेज किया था उस समय तुम इंस्टाग्राम पे ही थे, उस समय तुम मुझे जवाब तो दे ही सकते थे ना। ओ ह्याओ नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। सीन होता है चाइनीज़ क्लास में, जहाँ ओ ह्याओ ते को इग्नोर कर रहा था और ते अपने बिहेवियर के लिए गिल्टी फील कर रहा था। ब्रेक टाइम में ते ओ ह्याओ के फिर से मार्क्स चेक करता है और इस बार भी ओ ह्याओ के बहुत कम मार्क्स आए थे। उसको 30 में से सिर्फ 11 नंबर ही मिले थे। मतलब ओ ह्याओ ने अभी भी उतना अच्छा इम्प्रूव नहीं किया था। ते ओ ह्याओ से पूछता है कि तुम्हारे इतने कम नंबर क्यों आए? तो ओ ह्याओ को इस बात पे गुस्सा आता है कि ते ने फिर से उसके नंबर चोरी चोरी देखे। ते यहाँ पर पढ़ाई की बातें करने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई टॉपिक नहीं समझ आया या कहीं तुम कंफ्यूज हो तो तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हें समझा दूंगा। ओ ह्याओ को बहुत बुरा लगता है और साथ में गुस्सा भी आता है कि यहाँ पर भी ते सिर्फ पढ़ाई की ही बातें कर रहा था, जबकि असल में ओ ह्याओ को ते के बिहेवियर से ठेस पहुँची थी। ओ ह्याओ ते से कहता है कि तुम मुझे कभी समझ नहीं पाए, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ओ ह्याओ की पढ़ाई में हेल्प करने के लिए ते ओ ह्याओ के लिए एक बुक तैयार करता है, वो भी स्पेशल तरीके से, जिसमें कि चीज़ों को काफ़ी इजी तरीके से उसने एक्सप्लेन किया था। इस बुक को तैयार करने में ते को बहुत मेहनत लगी थी और उसने पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए पूरी मेहनत से उस बुक को तैयार किया। ते ओ ह्याओ के घर उस बुक को भिजवाता है। हालांकि ते भी ओ ह्याओ के घर पहुंचा था, लेकिन वो उसके घर के अंदर नहीं गया बल्कि वो घर के बाहर ही खड़ा था। ओ ह्याओ की नज़र ते पे पड़ती है और ते ओ ह्याओ को अपने साथ घर के अंदर लेकर आता है। ते के बिहेवियर से साफ साफ पता चल रहा था कि ते ओ ह्याओ को मिस कर रहा था। ते ओ ह्याओ की ओर अट्रैक्टेड फील कर रहा था। एक दूसरे के लिए फीलिंग्स दोनों के अंदर थी, इसलिए ओ ह्याओ भी ते से नाराज़ नहीं रह पाता है और वो ते को माफ़ कर देता है। वो ते के गले लग जाता है। अगले सीन में ओ ह्याओ और ते एक साथ बीच पे जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों अंडर वाटर किस भी करते हैं। पानी में से बाहर आने के बाद भी ओ ह्याओ और ते के बीच इंटीमेट टेंशन बना हुआ था। ओ ह्याओ ते से पूछता है कि तुमने हमारे बारे में क्या सोचा है? ते कहता है सोचना क्या है, चीज़ें जिस रूप में चल रही हैं वैसा सही नहीं है क्या? ते कहता है कि हमें बेस्ट फ्रेंड्स की तरह ही रहना चाहिए, यही सबसे बेस्ट है। ओ ह्याओ कहता है कि लेकिन फ्रेंड्स एक दूसरे को किस नहीं करते हैं। ते ओ ह्याओ को सॉरी कहता है और कहता है कि आगे से वो ये गलती नहीं करेगा। ओ ह्याओ इस बात को सुनकर रोने लग जाता है। ओ ह्याओ कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो जबकि तुम भी जानते हो कि तुम सेम फील करते हो। तभी ते कहता है कि वो अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं है और कहता है कि उसे लगता है कि समय के साथ ये फीलिंग गायब हो जाएगी। ओ ह्याओ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो इस फीलिंग को अभी ख़त्म कर देते हैं, और वो ते से कहता है कि वो दोनों अब दोस्त नहीं हैं। ओ ह्याओ के जाने के बाद ते बहुत रोने लग जाता है। ते उस समय इतना ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था
कि वो अपने आप अपने घर भी जाने के लायक नहीं बचा था। वो अपने बड़े भाई को कॉल करता है और उसका बड़ा भाई उसे पिक करने के लिए आता है। और वहीं दूसरी ओर ओ ह्याओ भी बहुत ज़्यादा इमोशनल और ब्रोकन फील कर रहा था। ओ ह्याओ लड़कियों का अंडरगारमेंट पहनने का ट्राई करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी रियलाइज़ हो गया था कि ते उसे इसलिए रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि वो एक लड़का है। ओ ह्याओ अपनी एक फ़ोटो खींचता है और उसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता है, लेकिन उसी समय वो उसे डिलीट भी कर देता है और इसके बाद वो रोने लग जाता है। ते का एक दोस्त ते को ओ ह्याओ की इसी फ़ोटो का स्क्रीनशॉट भेजता है और मैसेज करता है कि ना जाने ओ ह्याओ को क्या हो गया है कि उसने पहले तो ये फ़ोटो पोस्ट की और थोड़ी ही देर बाद उसने इस फ़ोटो को डिलीट भी कर दिया। ओ ह्याओ की इस फ़ोटो को देखकर ते के मन में अट्रैक्शन तो आता ही है, इसके साथ ही वो बहुत ज़्यादा हर्ट और इमोशनल भी फील करता है। ते तान के पास जाता है अपनी फीलिंग कंफर्म करने के लिए और वो तान से पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तान कहती है हाँ, और वो ते से कहती है कि तुम भी कहो कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ते इस बात पे कोई जवाब नहीं दे पाता है। तो तान को ये बात बहुत बुरा लगता है और वो इमोशनल हो जाती है। ते तान के गले लग जाता है। तान ते से कहती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। ते तान से कहता है कि वो ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि उसके मन में तान के लिए कोई फीलिंग है या नहीं, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत कंफ्यूज चल रहा है। कई दिनों से ओ ह्याओ क्लास अटेंड नहीं कर रहा था। बास को ओ ह्याओ की फिक्र होती है और वो ओ ह्याओ से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। बस ओ ह्याओ से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, तुम इतने दिन से क्लास में क्यों नहीं आ रहे। ओ ह्याओ कहता है कि अब वो एग्जाम नहीं देना चाहता। बस कहता है ये तो तुम्हारा ड्रीम था ना, ऐसा क्या हो गया कि अचानक से तुम ये कहने लगे, और पूछता है कि तुम ये ते की वजह से कर रहे हो ना। ये बात सुनकर ओ ह्याओ रोने लग जाता है। बस ओ ह्याओ को गले लगाता है और उसे समझाने लगता है, उसे चुप कराता है। वो कहता है कि चाहे तुम अभी उदास हो, लेकिन मत भूलो कि तुम्हारा एक लक्ष्य भी है। दिन होता है डायरेक्ट एग्जामिनेशन में जो ते को सीट मिली थी उसे कंफर्म करने की। ते उसे कंफर्म करने के लिए जाता है, तभी उसे उसके दोस्त मिलते हैं, जहां उसके दोस्त उसे बताते हैं कि ओ ह्याओ कितने दिनों से चाइनीज़ क्लास में नहीं आ रहा है। बास ते को बताता है कि वो ओ ह्याओ से मिलने गया था और ओ ह्याओ कह रहा था कि वो एग्ज़ाम देना नहीं चाहता है। ते ओ ह्याओ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन ओ ह्याओ उसका कॉल रिसीव नहीं करता है। ते बैंकॉक के उसी यूनिवर्सिटी में जाता है जहाँ पर उसे अपनी सीट कंफर्म करनी थी, और यहाँ ये सिस्टम था कि जिसने भी डायरेक्ट एडमिशन का एग्ज़ाम पास कर लिया है, अगर उसे अपनी सीट नहीं चाहिए तो वो उसे छोड़ सकता है और वो सीट लिस्ट में जो अगला वेटिंग नेम है उसे मिल जाएगा। और ये जानने के बाद कि ओ ह्याओ एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना चाहता, उसे ओ ह्याओ की चिंता होने लगती है, क्योंकि अगर ओ ह्याओ ने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया या उसे क्लियर नहीं कर पाया तो उसका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता जिसमें कि वो दोनों जाना चाहते हैं। इसलिए ते ओ ह्याओ की खातिर अपने इस सीट को कंफर्म नहीं करता है, बल्कि उसे रिजेक्ट कर देता है ताकि ये सीट ओ ह्याओ को मिल सके, क्योंकि ते के मन में ये था कि वो तो एंट्रेंस एग्ज़ाम को बड़े आसानी से पास कर सकता है और उसे एडमिशन बड़ा ईजिली मिल जाएगा। लेकिन अगर ये चांस ओ ह्याओ के हाथ से निकला तो ओ ह्याओ के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। और वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि ओ ह्याओ को उसी यूनिवर्सिटी की ओर से कॉल जाता है और वो ओ ह्याओ को कहते हैं कि वो सिलेक्ट हो चुका है यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। ते अपनी माँ को बताता है कि उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अपनी सीट कंफर्म नहीं की, बल्कि उसे छोड़ दी। ते की माँ पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ते बताता है कि उसने अपनी सीट अपने दोस्त को दे दिया है। ते की माँ उसे समझाने लगती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और कहती है कि तुमने उस सीट को पाने के लिए कितनी मेहनत की थी, तुम दिन रात जाग के पढ़ाई करते थे, और तो और इस पे हमने पैसे भी बहुत खर्च किए हैं। और कहती है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी फ़ीस बहुत ही मेहनत से भरी है, तो तुम इसे ऐसे कैसे बर्बाद कर सकते हो। ते कहता है कि वो जैसे तैसे ये एग्जामिनेशन पास कर ही लेगा और एडमिशन ले ही लेगा, और कहता है कि अगर वो अपने दोस्त को अपनी सीट ना देता तो शायद उसका दोस्त पीछे रह जाता, और ते कभी ऐसा नहीं चाहता। हुन ते को शांत कराता है और उसे कहता है कि तुम पैसे की फिक्र मत करो। ते जब रूम में आता है तो देखता है कि उसकी माँ ने उसके रूम का एक कॉर्नर सजा रखा था कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हुए, और साथ में उसके लिए एक यूनिफॉर्म भी खरीद रखा था। ते को इस बात के लिए बहुत बुरा लगता है कि उसकी फैमिली ने उसके लिए इतने ख्वाब सजा रखे थे और उन्होंने भी ते की एडमिशन के लिए बहुत मेहनत की थी। ते के दोस्तों को पता लग जाता है कि ते ने अपनी सीट ओ ह्याओ को दे दी है और वो ते को मैसेज करने लग जाते हैं। ते स्टोरी लगाकर ये कंफर्म करता है कि उसने अपनी सीट छोड़ दी है। जब ओ ह्याओ को ये बात पता लगती है कि ते ने अपनी सीट छोड़ी है, तब जाकर ओ ह्याओ को मौका मिला है एडमिशन का, तो इस बात से ओ ह्याओ को थोड़ा इंसल्टेड फील होता है और उसे ऐसा लगता है कि ते को उसकी काबिलियत पे भरोसा नहीं है।
ओ ह्याओ को ये फील आता है कि ओ ह्याओ को ते के रहमो करम पे ये सीट मिली है। इसी वजह से ओ ह्याओ इस सीट को लेने से मना कर देता है और एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाता है ये दिखाते हुए कि वो इस सीट को रिजेक्ट करता है। ओ ह्याओ के दोस्त ओ ह्याओ को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम इस सीट को रिजेक्ट ना करो क्योंकि ते ने तुम्हारे लिए ही ये सीट छोड़ी है। ओ ह्याओ कहता है कि वो इस सीट को मुफ्त में नहीं चाहता है, वो मेहनत करके खुद भी ये सीट को पा सकता है क्योंकि वो ते का ड्रीम नहीं चुराना चाहता। ओ ह्याओ एक स्टोरी लगाता है ये कंफर्म करते हुए कि वो अब एडमिशन एग्ज़ाम देगा और उसे पास करके ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा। ये जानकर ते को बहुत बुरा लगता है और वो अपने आप के लिए सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड है क्योंकि जो सीट उसने इतनी मेहनत करके प्राप्त की थी उसने उसे अपने दोस्त के लिए छोड़ दिया, लेकिन उसके दोस्त ओ ह्याओ ने भी उस सीट को एक्सेप्ट नहीं किया। तो मतलब देखा जाए तो ते ने ये बेकार में ही सीट छोड़ दी। और तो और ते ने अपने सारे नोट्स सारी बुक्स ओ ह्याओ को दे दी थी और जो बचे हुए बुक्स थी उसको भी उसने काट के ओ ह्याओ के लिए नई बुक तैयार कर दी थी। अब ऐसे में ते के लिए बहुत मुश्किल था आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाना। यूनिवर्सिटी के एडमिशन फ़ीस के लिए हुन ने जो ते को पैसे दिए थे ते उसे हुन को वापस करता है, लेकिन हुन उसे वापस लेने से मना कर देता है और ते को कहता है कि इसे अपने पास ही रखो, ये तुम्हारे ट्यूशन फीस में काम आएगा। चाइनीज़ क्लास में आज सभी स्टूडेंट का आखिरी दिन था। टीचर सभी स्टूडेंट को कहते हैं कि एक दूसरे को गुड लक विश करने के लिए। जहाँ देखते हैं कि स्टूडेंट्स एक दूसरे को ब्लेसिंग देते हैं और उस दौरान ओ ह्याओ और ते आपस में बात नहीं कर रहे थे। ते और ओ ह्याओ एक दूसरे को चूज़ नहीं करते हैं ब्लेसिंग देने के लिए। उस दौरान बास ओ ह्याओ को गुड लक विश करता है और इसके साथ वो अपनी फीलिंग भी कन्फेस करता है ओ ह्याओ के सामने और बताता है कि वो ओ ह्याओ को पसंद करता है। ये बात सुनकर ओ ह्याओ तो हैरान होता है, लेकिन ते बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और उस दौरान वो इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो भी ओ ह्याओ को बहुत पसंद करता है, लेकिन वो खुल के ओ ह्याओ को कभी ये कह नहीं पाया, जबकि बास ने सबके सामने बिना किसी परवाह के अपने फीलिंग्स की इजहार कर दी। आज एडमिशन एग्ज़ाम का दिन था जहाँ ते और ओ ह्याओ एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और रास्ते में वो एक दूसरे को मिलते हैं। उन दोनों के बीच अभी ऑकवर्डनेस थी, लेकिन इसके बावजूद वो एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं कि वो एग्ज़ाम में अच्छा करे। उस दौरान ते ओ ह्याओ से पूछता है कि तुम्हारे और बास के बीच चीज़ें कैसी चल रही हैं। ओ ह्याओ कहता है कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है और वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने की कोशिश कर रहे हैं। एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। उस दौरान देखते हैं कि ते का ध्यान एग्ज़ाम पे नहीं जाता है, बल्कि उस दौरान वो रो रहा था, वो इमोशनल था और बीच एग्ज़ाम में ते वहाँ से उठकर चला जाता है वॉशरूम के लिए, जहाँ देखते हैं कि वहाँ पर वो बहुत रोता है। वहीं दूसरी ओर ओ ह्याओ पूरा मन लगा के एग्ज़ाम लिखता है। ते के पास आंसर शीट भरने के लिए बहुत कम समय बचा था। ते जल्दबाजी में उन्हें सॉल्व करता है। इसके बावजूद ते के बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो ते उन्हें बिना पढ़े ही आंसर शीट फिल कर देता है क्योंकि उसके पास पढ़ने का वक्त नहीं बचा था। ते अपने बड़े भाई हुन के साथ बैठा हुआ था। उस दौरान हुन ते से पूछता है कि तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, क्या तान के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है क्या? ते इस पर कोई जवाब नहीं देता है। हुन पूछता है कि कहीं तुम्हारी उदासी की वजह ओ ह्याओ तो नहीं। ओ ह्याओ का नाम सुनते ही ते रोने लग जाता है और वो अपने भाई को बताता है कि वो ओ ह्याओ को पसंद करता है। हुन कहता है कि तो इसमें रोने वाली क्या बात है। तभी ते कहता है कि ओ ह्याओ एक लड़का है और मैं भी एक लड़का हूँ, तो मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ। और कहता है कि उसके ऐसा करने से उसकी माँ डिसअपॉइंट होगी और उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाएंगे। हुन ते को समझाता है और कहता है कि तुमसे कोई डिसअपॉइंटेड फील नहीं करेगा और वैसे भी हम लोगों की थिंकिंग तो नहीं बदल सकते हैं। हुन ते को कहता है कि ये तुम्हारी लाइफ है और इसे कैसे जीना है ये तुम डिसाइड करोगे। वो ते को कहता है कि अगर तुम ओ ह्याओ को सच में पसंद करते हो तो उसे जाकर बताओ कि तुम उसे पसंद करते हो। चाइनीज़ न्यू ईयर पे ओ ह्याओ, बास और उसके बाकी के दोस्त एक साथ गए हुए थे चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। वहाँ पर ओ ह्याओ अचानक से ते को मिस करने लग जाता है और वो इमोशनल हो जाता है। दिन होता है एडमिशन एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का और सभी के सभी जो भी अपने जिस भी मन चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता था उसमें सिलेक्ट हो जाता है। ओ ह्याओ भी ये एग्ज़ाम पास कर लेता है। ते इस एग्ज़ाम को पास तो कर लेता है, लेकिन वो अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि ते अच्छे से एग्ज़ाम नहीं कर पाया था। बास और ओ ह्याओ एक साथ थे। बास ओ ह्याओ को कहता है कि उसे ते के लिए बुरा लग रहा है। ओ ह्याओ उस दौरान खामोश था। बास ओ ह्याओ से कहता है कि तुमने एग्ज़ाम पास कर लिया है तो तुम इसे सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ जाना चाहोगे। ओ ह्याओ कहता है कि तुम ही चूज़ करो कि हमें कहाँ जाना चाहिए। बास ओ ह्याओ को ते के घर के सामने ले जाता है। ओ ह्याओ इमोशनल होकर बास के गले लग जाता है।
बास ओ ह्याओ को कहता है कि वो ओ ह्याओ की फीलिंग समझ सकता है और कहता है कि तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, तुम वही करो जो करने का तुम्हारा मन कर रहा है। दूसरी ओर ते और तान भी अपने बीच की नाराज़गी दूर कर लेते हैं और वो फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। ते ओ ह्याओ की उसी पोस्ट को देखता है जो कि ओ ह्याओ ने पोस्ट किया था उनके प्रॉमिस के रिमाइंडर के तौर पे, और ओ ह्याओ ने एडमिशन का एग्ज़ाम पास करके अपना प्रॉमिस पूरा किया। अब बारी थी ते के अपने प्रॉमिस को पूरा करने की। ओ ह्याओ और ते भी अपने बीच की नाराज़गी को दूर कर लेते हैं। अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए ते ओ ह्याओ के साथ उसी छोटे पहाड़ी पे जाता है सनसेट का व्यू देखने के लिए। ओ ह्याओ और ते वहाँ पर बिल्कुल ही परफेक्ट समय पे पहुँचे थे। ते ओ ह्याओ को कॉन्ग्रेचुलेट करता है एग्ज़ाम पास करने के लिए। ओ ह्याओ ते को बताता है कि बास और वो फिर से फ्रेंड्स बन चुके हैं। ते भी ओ ह्याओ को बताता है कि वो और तान फिर से दोस्त बन चुके हैं। और यहाँ देखते हैं कि ते जिस बात को दुनिया के सामने कबूल करने से डरता था और उसे हमेशा दुनियादारी की फ़िक्र रहती थी और उसे इस बात की फ़िक्र थी कि कहीं वो अपनी माँ को डिसअपॉइंट ना कर दे, वो इन सब चीज़ों को साइड में रखता है और फाइनली आगे बढ़ता है। ते फाइनली ओ ह्याओ को अपनी फीलिंग्स बताता है और ओ ह्याओ से पूछता है, क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? ओ ह्याओ ये सुनकर बहुत भावुक हो जाता है और वो खुशी के मारे रोने लगता है। ते अपने जिस साइड को आज तक खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, वो फाइनली उसे एक्सेप्ट करता है और वो जो चीज़ दुनिया के सामने नहीं कह पा रहा था, वो फाइनली सनसेट के टाइम पे ओ ह्याओ के सामने कहता है। और ये सीरीज़ जिसका नाम है आई टोल्ड सनसेट अबाउट यू, यहीं पे ख़त्म होता है।